हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। देखिए, पिछली क्लासेस में हम गॉस लॉ का जो एप्लीकेशंस ले रहे हैं, हम पिछली क्लासेस में सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क किया था। ओके, इट मे बी हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर। उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिटर्मिनेशन किया गया था। और हमने ये देखा था कि जो लॉन्ग सिलेंडर है हम उसको लीनियर चार्ज से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। आज उसी प्रकार से और भी उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशंस को। तो आज हम कुछ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करने वाले हैं और उसके बाद चार्ज शीट उस पर भी काम करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। सो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फर्स्ट जो सिंपलर केस है वो है कि चार्ज सिर्फ सरफेस में ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे कि सपोज ये कि होलो स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है। ठीक है। होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल, और इस पे चार्ज जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, जैसे कि आपको दिख रहा है। सो फॉर दिस केस वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके। सो टोटल चार्ज को हम Q मान सकते हैं। Q इज द टोटल चार्ज। ठीक है। एंड इट्स रेडियस, स्फीयर का रेडियस को कैपिलर ले लेते हैं। टोटल चार्ज इज Q। सो व्हाट विल बी फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर? अगर आप आउटसाइड निकलना चाहते हैं तो सिमिलर केस है, आप क्या करेंगे? सपोज दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। पहली बात है, इनसाइड तो फील्ड होगा ही नहीं। आप जानते हैं कि आपको जिस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज पर गॉस लॉ या एज पर मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हमें ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस से इसको लेके एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। देखो, मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। सो दैट मीन्स जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो हम उस पॉइंट के थ्रू या उस पॉइंट को लेके गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। और गॉसियन सरफेस जो है ये क्लोज होना जरूरी है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिए। सरफेस कैसे भी हो सकता है बट क्लोज होना जरूरी है। अच्छा, कैसे भी तो हो सकता है बट हमें एक अप्रोप्रिएट सरफेस पे लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम सिलेंडर में सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहे थे, है ना, या रॉड में भी सिलिंड्रिकल सरफेस लिए थे, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में। ऐसा स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कोशिश करेंगे स्फेरिकल सरफेस लेने के लिए। अप्रोप्रिएट सरफेस लेने से क्या होगा कि सिचुएशन मैथमेटिकली क्या होगा, इजियर हो जाएगा। आपको इंटीग्रेशन करने में आपको डिफिकल्टीज फेस करना नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे ये है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। पर क्या हो रहा है, ये गॉसियन सरफेस जो है ना, कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं कर रहा है। सो इसलिए अगर हम इनसाइड का बात करें, अगर आप इनसाइड ऑफ स्फीयर उसकी बात करते हैं, सो Q enclosed जो है दिस विल बी इक्वल्स टू 0। फाइन, Q enclosed 0 हो जाएगा। सो Q enclosed अगर 0 हो गया तो नेचुरली फील्ड भी इक्वल होगा 0 के साथ। सो इनसाइड ऑफ द स्फीयर फील्ड विल बी 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको चार्ज का सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना। दैट मीन्स चार्ज जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये हॉलो हो सकता है या मेटेलिक स्फीयर भी हो सकता है। मैं आपको प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, दिस में भी मेटेलिक स्फीयर ऑल्सो। सो इनसाइड 0 है। सिमिलरली अगर आपको आउटसाइड वर्क करना है, इस केस में आउटसाइड ऑफ स्फीयर, तो मेथड इज सिमिलर। आपको क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड के लिए गॉसियन सरफेस भी आउटसाइड ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइक दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस है। सो नाउ वी हैव टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ऐसा हम बाहर गॉसियन सरफेस कंसीडरेशन कर सकते हैं। ये जो गॉसियन सरफेस है ये पूरी तरफ से चार्ज को एनक्लोज कर लिया है। दैट मीन्स Q enclosed will be equals to Q. So outside of the sphere हमें क्या लिखना पड़ेगा, Q enclosed is equal to Q, है ना। चार्ज एनक्लोज Q है, टोटल चार्ज एनक्लोज हो गया है। अगर आप यहाँ पे वही गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, सो गॉस लॉ क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed तो क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, ओके बेटा। सो फिर क्या होगा इस पे, अगर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, ये तो स्फीयर है। स्फीयर का मतलब क्या है, ज्योमेट्री समझिए। स्फीयर में बस एक ही सरफेस है, स्फीयर में एक ही सरफेस है। सो ds जो स्मॉल एरिया है, सो ds का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है। जैसे कि मैं जहाँ पे एरिया ले रहा हूँ, जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है, सो फील्ड का भी वही डायरेक्शन है।
सो सभी जगह में जहाँ भी हम एरिया दिखाएंगे वहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन एरिया का डायरेक्शन सेम होगा। सो डायरेक्शन सेम है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एकदम सिमिलर मेथड है ना। सो यहाँ पे E विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया बिकॉज फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी तो हम स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं। स्फेरिकल सरफेस लेने से सभी पॉइंट पे फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना। तो फील्ड कांस्टेंट है, सो दिस विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ds is q by epsilon naught, so E into 4 pi कौन सा स्मॉलर, बिकॉज हम गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉलर है, जो कि ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है। तो 4 पाई स्क्वायर एरिया का इंटीग्रेशन इज q by epsilon naught, सो यहाँ से E आउटसाइड आपको मिल गया है। So E outside will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square। देखिए ये एक्सप्रेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं। And this is also the electric field for point charge, है ना। point charge का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था वही एक्सप्रेशन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहा है। इसलिए कल मैं आपको बताया था कि जो पॉइंट है ना वो स्फेरिकली क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसका ध्यान में रखिए, ठीक है। तो वंस आपके एक्सप्रेशन आ गया, अगर आपको सरफेस में चाहिए, सो सरफेस फील्ड नियर सरफेस क्या होगा, या फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ सरफेस क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉलर को हम कैपिटल लिख देंगे ना, बिकॉज कैपिटल क्या है, इसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, कैपिटल स्क्वायर। आप इसको बदल सकते हैं, हम यहाँ पे सारे एक्सप्रेशन क्यू के टर्म में लिख रहे हैं तो आप इसको सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है तो वी कैन डिफाइन सिग्मा, सिग्मा मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सो दैट आप क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय क्या, आर स्क्वायर, कैपिटल स्क्वायर। सो ये तब लिखा जाएगा जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वैसे कुछ बोला नहीं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मानेंगे। सो 4 पाई ये सब कट गया है, सो फाइनल आपको क्या मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब कैंसिल हो चुके हैं। सो फील्ड नियर सरफेस, फील्ड नियर सरफेस, हम बाहर से काम कर रहे हैं, अंदर तो फील्ड हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इनसाइड फील्ड इज ऑलवेज जीरो, बट आउटसाइड अगर आप देखते हैं तो सरफेस के आसपास जो फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हैं, यस। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर या मेटालिक स्फीयर, करेक्ट। तो इनसाइड आउटसाइड सरफेस सारे कैलकुलेशन हो गया। सरफेस में फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉलर ग्राफ, करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉलर ग्राफ, सो ग्राफ विल बी, जैसे कि इनसाइड तो जीरो है, सो ये जीरो आएगा और एकदम से फील्ड क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। दिस इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर। आपको एक डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर दिख रहा है और धीरे धीरे इनफाइनाइट में अगेन फील्ड विल बी जीरो। सो ये है ई वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस ग्राफ, फाइन। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहीं पे अगर चार्ज्ड स्फीयर है, बट स्फीयर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, तो सिचुएशन बदल जाएगा। बस एक ही बदलाव आएगा कि जो इनसाइड ऑफ द स्फीयर है फील्ड जीरो नहीं आएगा। ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन वही है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज, तो ये क्या था, फर्स्ट आज का फर्स्ट जो सिचुएशन था ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका हेडिंग ऐसे बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज मेटालिक स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज मेटालिक स्फीयर, ऐसे हम हेडिंग बना सकते हैं। या होलो स्फेरिकल शेल, आप कैसे भी ले सकते हैं, है ना, जहां पे सिर्फ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए ये मेथड अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ओके, देन व्हाट विल हैपन इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। अभी हम सरफेस पे नहीं दिखाएंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में दिखाएंगे। ये मेरा नेक्स्ट केस है, आप इसको अलग से लिखना, ओके, उसमें ही काम मत चलाना।
जो आप लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हैं ना, तो नोट जब बनाओगे उसमें काम मत चलाना, आप अलग सा केसेस बना। सो नेक्स्ट केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। अब मैं मेटेलिक स्फीयर नहीं लूंगा, हमारा सिचुएशन जो है अभी बदल जाएगा। स्फीयर कैसा होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, ये डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे हम इसको पहले भी कर चुके हैं, है ना। यस। सो एज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम इसको दोबारा ले रहे हैं। सो यहाँ पे चार्ज जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी आउटवर्ड या रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम रेडियली इनवर्ड बताएंगे, ठीक है ना। सोचिए, और ये सारे केसेस में आप फील्ड को वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद कीजिए, कल हमने सिलेंडर का फील्ड को वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस किया था, याद है आपको। यस। जब भी वेक्टर फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ आर कैप मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो आपको देखना है कि फील्ड का डायरेक्शन आर के अलॉन्ग है, अगर आर वेक्टर के अलॉन्ग है तो आर कैप को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। सो वेक्टर फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कशन शुरुआत कर देते हैं। सो नाउ वी आर डीलिंग विथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड, सो कुछ बोला नहीं तो हम इसको यूनिफॉर्मली चार्ज मानेंगे। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। So next case is electric field due to charged, हम लिख सकते हैं नॉन मेटेलिक स्फीयर। ये मेटेलिक नहीं, नॉन मेटेलिक स्फीयर, या आप इसको डाइलेक्ट्रिक स्फीयर बोल सकते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक, कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। सो देखिए मेथड कुछ सिमिलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन, सपोज हमें इनसाइड डिटरमाइन करना है ना, इनसाइड ऑफ स्फीयर। सो मेथड तो सिमिलर है ना, आपको तो लर्न हो गया। सो आपको जिस पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, सो यू हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस थ्रू दिस पॉइंट, जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये चार्ज इंक्लोज कर रहा है ना। रेडियल डिस्टेंस क्या है, सेंटर से आर है। जितने चार्ज एनक्लोज किया है वो हमें लेना पड़ेगा क्यू एनक्लोज, है ना। सो क्या हम क्यू एनक्लोज्ड जो है, यहाँ पे हम सिग्मा ने यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, सो हियर वी हैव टू डिफाइन रो, है ना। सो क्यू एनक्लोज्ड को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज विल बी इक्वल्स टू रो, आई मीन डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू उस पोर्शन का वॉल्यूम, दैट मीन्स 4/3 इंटू पाई स्मॉल आर क्यू। ऐसे हमेशा नहीं होता, ऐसे हमेशा डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता है। देखो ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेंसिटी को, दैट मीन चार्ज डेंसिटी को डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थ्रू आउट वॉल्यूम ना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो जगह पे ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको इंटीग्रेशन से निकलना पड़ेगा, है ना। So rho into 4/3 pi r cube, this is the charge enclosed by the sphere। और यहाँ पे सिमिलर केस है, यहाँ पे अगर हम एरिया लेते हैं, सो एरिया का डायरेक्शन, सो ds मीन्स डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का डायरेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। देखिए, सो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ, ये एरिया है, छोटा सा एरिया ले रहे हैं, सो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, वो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई क्यू है, उसको रो से मल्टीप्लाई किया तो उसे चार्ज इनक्लोज आ गया। ओके, सो आप इवन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। रो को आप क्या लिख सकते हैं, Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, है ना, बिकॉज क्यू क्या है, टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज लिखेंगे तो टोटल वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू है, और जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो 4/3 पाई क्या, स्मॉल आर क्यू है। सो इससे आपको क्यू एनक्लोज मिल गया। सो 4/3 पाई कैंसिल, तो आपको क्या मिल रहा है, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू, ये मिलेगा क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। सो दिस इज चार्ज एनक्लोज। वंस ये मिल गया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बस गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो क्यू एनक्लोज कितना है, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू बाय कैपिटल आर क्यू, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, फाइन।
और दोनों के डायरेक्शन सेम दिख रहा है, सो अगेन वही काम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ई इनसाइड बाहर आ गया है ना, बिकॉज हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, तो क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्री सभी पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। जब सेम आएगा तो फील्ड कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट, ठीक है ना। सो ds इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ई इनसाइड ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, है ना। सो टोटल एरिया कितना आएगा, 4 पाई स्मॉलर स्क्वायर, है ना, बिकॉज स्मॉलर जो है गॉसियन सरफेस का रेडियस है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर आर क्यू कट गया, इसको कट गया है, तो ई इनसाइड फाइनली आपको क्या मिल रहा है, इनसाइड का एक्सप्रेशन आपको आ रहा है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई को नीचे ले लिया गया, ओके। सो क्यू आर अपॉन आर क्यू, देखिए सो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यू इनटू क्या, स्मॉलर, ये सब तो कांस्टेंट है, ऑल दीज आर कांस्टेंट। देखिए दैट मींस ई इनसाइड जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर। अगर आपको सेंटर में फील्ड चाहिए तो एट सेंटर स्मॉलर क्या होगा, 0, सो एट सेंटर स्मॉलर इज 0, इसलिए फील्ड क्या होगा, 0 होगा, सेंटर पे फील्ड 0 होगा। फिर फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सरफेस पे क्या होगा, एट सरफेस स्मॉलर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर पुट कर देंगे तो कैपिटल आर आर क्यू कट गया, सो फील्ड कितना आएगा, सरफेस पे फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, वही पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन आएगा, तो सेंटर पे आएगा, सरफेस पे आएगा, समझ पा रहे हैं, यस। तो सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द स्फीयर। सो आप गॉसियन सरफेस इनसाइड लेके चार्ज एनक्लोज निकाल के यहाँ पे पुट करें तो आपके एक्सप्रेशंस आ जा रहे हैं। ओके बेटा, समझ में आ रहे हैं, चलेगा। सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर आउटसाइड। आउटसाइड के लिए सिमिलर केस है, अब देखिए सब कुछ सिमिलर है जैसे आपने प्रीवियसली किया। सो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं आउटसाइड के लिए। अगर हम आउटसाइड लेते हैं, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, सो क्यू एनक्लोज कितना होगा, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको आउटसाइड निकलना है, ये कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। क्यू एनक्लोज जो है टोटल चार्ज आ गया है, सो सारे एक्सप्रेशंस बहुत ही सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे बस ये सारे मॉडिफाइड हो गया, चार्ज विल बी इक्वल्स टू क्यू, सो ये क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन मिलेगा जो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। आपको बार बार मैंने बताया कि अगर आप स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बाहर से देख रहे हैं, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आउटसाइड से देख रहे हैं, तो आप पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। कैसे हमने कल सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बाहर से देखा तो लीनियर चार्ज रॉड, है ना, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, यहां सिमिलर केस है। तो फाइनली ई आउटसाइड, दिस इज फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, सो आउटसाइड क्या होगा, ई आउटसाइड विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन आ गया विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। सो आउटसाइड जो है आपको फील्ड क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इसका ग्राफ आप बड़ी आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये है फील्ड वर्सेस स्मॉलर ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस ग्राफ यहाँ पे कैसा आएगा, ये सब काम हम पहले से कर चुके हैं। पहले स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज इनसाइड फील्ड जो है स्मॉलर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये है सरफेस पे फील्ड विल बी मैक्सिमम, उसके बाद फील्ड जो है ना ऐसा कर्व लाइन में डिक्रीज करेगा और इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफिकल। ओके, ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको आर क्या मल्टीप्लाई करना है जैसा हमने प्रीवियस क्लास में किया था, है ना। सो देखिए जैसे कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, तो इनसाइड के एक्सप्रेशन आज हमें क्या मिला, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर क्यू इनटू स्मॉलर, ठीक है ना। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे जिससे चार्ज लिखा है, तो आप चाहेंगे तो आप चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रो जो है कांस्टेंट है, इसलिए हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यू। ओके, सो टोटल वॉल्यूम को, स्फीयर का जो टोटल वॉल्यूम है उसको रो से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे टोटल चार्ज आ गया। बिकॉज क्यू क्या है, क्यू इज द टोटल चार्ज और इसका टोटल रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, करेक्ट। सो क्यू बाय आर क्यू इंटू स्मॉलर। सो फिर ये क्या हो जा रहा है क्या, सो 4 पाई कैंसिल,
आर क्यू कैंसिल, सो क्या मिला आपको, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो ये है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर, है ना, ठीक है। सो अभी इसको आप वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो इनसाइड विल बी इक्वल्स टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप, है ना। ये फील्ड का मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, सो आर इंटू आर कैप क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में आपको फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। जैसा मैंने इनसाइड फील्ड को एक्सप्रेस किया, वैसे आप आउटसाइड फील्ड को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आउटसाइड भी क्या होगा, आपको जस्ट आर कैप मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो आर कैप का डायरेक्शन है ना, वही फील्ड का डायरेक्शन है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन के लिए आर कैप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर हम इस चीज को लेके थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूं। सो इस चीज को बेस करके हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी कर सकते हैं। डिस्कशन क्या है, देखिए, कभी कभी आपको कैविटी वाला सिचुएशन आ सकता है, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिलिंड्रिकल कैविटी लिए थे, वैसे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्फेरिकल कैविटी। सो देखिए, जैसे कि ये है स्फीयर, दिस इज द सॉलिड स्फीयर, है ना। सो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये नॉन मेटालिक है, मेटालिक तो नहीं हो सकता, है ना। और ये क्या है, कैविटी है। सो हमें कैविटी में फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा गया है। सपोज ये हम रैंडमली एक कैविटी बना देते हैं। सो दिस इज द कैविटी, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे वैक्यूम है, चार्ज जो है ये रिमेनिंग चार्जेस है। कैविटी को छोड़ देंगे, ये सब क्या है, चार्ज, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, दिख रहा है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू फाइंड फील्ड इनसाइड कैविटी। तो हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसको ओ ले लेते हैं, इसको O1 ले लेते हैं। ओ जो है बिगर स्फीयर का सेंटर, O1 जो है स्मॉलर स्फीयर का सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है ना, लेट दिस बी ए वेक्टर, इसको वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट और ये है उसका पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू O1, एंड ये और एक पोजीशन वेक्टर है, देखिए। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू O। इस तरीके से यहाँ पे एक वेक्टर ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। सो आप ट्रायंगल रूल तो जानते ही हैं वेक्टर में, सो इसको पुट कर लेते हैं। सो एज पर ट्रायंगल रूल हमें कौन सा वेक्टर को ऐड करना चाहिए, कौन सा वेक्टर जो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब है जैसे एक का हेड को दूसरे का टेल मिलना चाहिए, है ना। सो देखिए, ए वेक्टर का हेड से RPO1 वेक्टर जो है उसका टेल मिला हुआ है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो एज पर ट्रायंगल हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस RPO1 वेक्टर इज इक्वल टू RPO वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां से आपको ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू RPO वेक्टर माइनस RPO1 वेक्टर, समझ पा रहे हैं, यस। सो क्या है कि हमें जो है इस पॉइंट पे, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट और दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और वहां पे हमें रिमेनिंग जो चार्ज है उसका फील्ड चाहिए। तो कैविटी में इसका फील्ड चाहिए और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपको रो दिया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला, जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे वो इनसाइड वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और इनसाइड का वेक्टर फॉर्म अभी अभी हमने डिराइव किया रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर फॉर्म है, जिसमें आपको आर वेक्टर दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें क्यों यूज करना है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, वो दोनों के रेस्पेक्ट इनसाइड है। आप देखिए, बिगर स्फीयर के रेस्पेक्ट भी इनसाइड है और स्मॉलर के रेस्पेक्ट भी क्या है, इनसाइड है, दोनों के रेस्पेक्ट इनसाइड है, इसलिए हमें इनसाइड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और आपको रिमेनिंग चार्ज का फील्ड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रिमेनिंग चार्ज का फील्ड के लिए आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू फील्ड ऑफ बिगर स्फीयर का फील्ड कहां पे, P पॉइंट पे, माइनस स्मॉलर स्फीयर का फील्ड कहां पे, उसी पॉइंट पे, करेक्ट। बिगर स्फीयर का सेंटर O है, स्मॉलर स्फीयर का सेंटर क्या है, O1 है। दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए तो हम वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना। आप स्केलर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर डायरेक्शन सेम होता तो आप फिर मैग्नीट्यूड वाइज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इन जनरल यहाँ पे तो डायरेक्शन अलग है ना। देखिए, ई बिगर का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई बिगर, ये देखो, ये है ई बिगर का डायरेक्शन, क्योंकि आपको डायरेक्शन क्या दिखाना पड़ेगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये रेडियली आउटवर्ड O के रेस्पेक्ट दिखाया,
सिमिलरली O1 के रिस्पेक्ट रेडियली आउटवर्ड दिखाना पड़ेगा ई स्मॉलर के लिए। सो ये जो स्मॉलर स्फीयर है जिसको हमने निकाल दिया है ना, हम इसको निकाले तभी तो कैविटी क्रिएट हुआ ना, है ना। आपने इसको हटा दिया, निकाल के फेंक दिया तभी तो कैविटी बनाना, तो निकाला तभी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेक्टर सबट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ ई स्मॉलर, ये ई स्मॉलर का डायरेक्शन है जो कि O1 के रिस्पेक्ट रेडियल आउटवर्ड है। सो दोनों का डायरेक्शन आपको सेम दिख नहीं रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई स्मॉलर और ये बिगर का डायरेक्शन है, समझ पा रहे हैं? यस। सो हमें अभी फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा बिकॉज ये फॉर्मूला यहाँ के लिए अप्लीकेबल है, ओके। सो फॉर डिटरमाइनिंग ई रिमेनिंग, सो नाउ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई बिगर का आप क्या लिख सकते हैं, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस, ठीक है, माइनस क्या रो, ये कौन सा आर है यहाँ पे, इजिकल रो आर कौन सा होगा, आर देखिए बिगर मतलब क्या है, आर पी का ओ के रेस्पेक्ट, आर पी का ओ के रेस्पेक्ट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो, करेक्ट, रो आर आर पी का O1 के रेस्पेक्ट बाय क्या 3 एप्सिलॉन नॉट, समझ पा रहे हो? देखो O के रेस्पेक्ट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर का P का O1 के रेस्पेक्ट बाय क्या 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए सो दैट फाइनली जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कल आपको बताया गया था ट्रायंगल रूल है ना, दिस माइनस दिस, ये तो कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल रूल अप्लाई करना है। सो ट्रायंगल रूल में क्या करते हैं, कौन से वेक्टर को ऐड करते हैं, ट्रायंगल रूल जो है वेक्टर एडिशन के लिए यूज होता है। कौन से वेक्टर को ऐड करते हैं, जो सेम ऑर्डर में होते हैं। सेम ऑर्डर का मतलब क्या, एक का हेड दूसरे का टेल से मिलना है ना। सो आपको क्या दिख रहा है, ए वेक्टर का हेड से RP1 का टेल मिला हुआ है, एक का हेड से उसका टेल मिला हुआ है, इसलिए उन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। सो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, आप यहाँ पे वेक्टर का ट्रायंगल लॉ को अगर यूज करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सो आपको ये लिखना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस, ओके, ए वेक्टर प्लस RPO1 वेक्टर इज इक्वल RPO वेक्टर। तो यहां से ए वेक्टर क्या होगा, RPO वेक्टर माइनस RPO1 वेक्टर, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। सो RPO वेक्टर माइनस RPO1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो इसको हम यहां पे पुट कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, रो इनटू ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सोचिए, तो ये है रिमेनिंग पार्ट का फील्ड, तो बिल्कुल कल के जैसा आ रहा है। सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर में कल जो आया था यहाँ पे 2 था, है ना, सिलेंडर में 2 था और यहाँ पे स्फीयर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। बट जो कुछ भी आया है ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए ये सबको देखते हुए क्या दिख रहा है कि फील्ड इज यूनिफॉर्म। यहां से क्या मालूम पड़ा, सो देयरफॉर इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड बोलेंगे। समझ पा रहे हैं ना। सो दैट मीन्स यहाँ पे कैविटी में फील्ड क्या हो गया है, यूनिफॉर्म हो गया है ना। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। सो ये वही कैविटी है। सो फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज ए वेक्टर। सो मैं कहीं पे भी लेता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, तो सभी जगह में फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा। सो डायरेक्शन क्या आएगा, जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है। सपोज आपको इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेशन करना है, तो इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट करना है। सो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पर भी उसी की तरफ होगा, यहाँ पर भी उसी की तरफ होगा। सो एट एवरी पॉइंट, है ना, एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी सेम, और सभी जगह में मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बात आपको बताया जा रहा था। तो स्पेशली आप डायरेक्शन का ध्यान में रखिए। मैग्नीट्यूड तो आपके सामने रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लेके भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि अगर ए 0 हो जाए तो क्या होगा, इफ ए इक्वल 0 तो क्या होगा, है ना। इसको आप नोट करते रहिए साथ साथ। ओके, सो दैट मीन्स नेक्स्ट केस ये है कि अभी एक्सप्रेशन आपके सामने है, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन इफ ए इज 0। ए क्या है, ए इज द डिस्टेंस ऑफ O1 फ्रॉम O से O1 तक डिस्टेंस है। सो इफ ए इज इक्वल टू 0, ए 0 होने का मतलब क्या है, ये अगर स्फीयर है, ठीक है, इफ दिस इज द स्फीयर, तो फिर जो कैविटी है ना वो ऐसा सिमेट्रिकली पोजिशन्ड हो गए, जैसे कि जो कैविटी का पोजीशन है, सो दैट विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब क्या है, चार्ज है, समझ पा रहे हैं।
ये मीडियम है, ये चार्ज मीडियम है। सो ये कभी मेटालिक नहीं हो सकता। मेटालिक है तो चार्ज जो है आपको मालूम है, मेटल है तो चार्ज कभी भी इस मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सरफेस में एग्जिस्ट करेगा। ये तो नॉन मेटालिक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे O और O1 दोनों पॉइंट मर्ज हो गए हैं, तो यहाँ पे A क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप यहाँ पे A को 0 पुट कर लेते हैं, सो फिल क्या आएगा, सो देयरफॉर E जो है विल बी इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स कैविटी में कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ 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 सभी पॉइंट पे फिल क्या आएगा, 0 आएगा। इनसाइड कैविटी फिल विल बी 0। ये बात तो सही है, कैविटी के अंदर फिल क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या है, एसिमेट्रिकली कैविटी बनाया गया है, और ये क्या है, सिमेट्रिकली कैविटी बनाया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिए। चलिए कोई बात नहीं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है, तो ये क्या था, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है ना। यस। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे और भी कई सारे हम एप्लीकेशन ले सकते हैं। इसको जो है आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम सिचुएशन ले रहे हैं। ओके भाई, समझ में आ गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट एक सिचुएशन लेते हैं, है ना। ये सिचुएशन हम पहले भी इसको शायद डील किए हैं, बट यहाँ पे गॉस लॉ के एप्लीकेशन के हिसाब से आपको और भी अच्छे से इसमें समझ में आएगा। देखो बेटा, मैंने क्या ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे हम ना एक मेटालिक बॉडी ले रहे हैं। क्या, मेटालिक बॉडी, और वो चार्ज्ड है। जब मेटालिक बॉडी चार्ज होता है तो चार्ज कहाँ पे होता है, उसके सरफेस में होता है ना। यस। तो सरफेस पे जो चार्ज है, मैंने इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। याद कीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मेटालिक सरफेस ऑलवेज एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है आपको, याद है बेटा। यस, मेटालिक सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे एक्ट करता है, और इक्विपोटेंशियल होने के लिए ये कंडीशन है कि सिग्मा और आर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये डिस्कशन पिछले क्लास में हो चुका है, इसलिए आपको, अगर आपको याद नहीं है तो पिछले क्लास आपको रिवाइज करना पड़ेगा या तो दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में ये बताया जा चुका है कि मेटालिक सरफेस के लिए सिग्मा आर कांस्टेंट होगा, बिकॉज पोटेंशियल को कांस्टेंट होने के लिए सिग्मा आर को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो दैट मींस जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, वहां पे सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि देखिए ना, यहाँ सरफेस थोड़ा टैपर्ड हो गया है। टैपर्ड होना मतलब वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो सिग्मा ज्यादा हो गया। सो एंड फॉर दिस केस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर, इसलिए सिग्मा विल बी लेस। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ये तो पहले वाला डिस्कशन जिसको मैंने रिपीट किया। पर अभी हमें क्या चाहिए इस केस में, वी हैव टू फाइंड फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर। जो चार्ज कंडक्टर है, जो सरफेस है, सरफेस के आसपास हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए उसके लिए हम कोशिश करेंगे गॉस लॉ यूज करने के लिए। चलिए हम एक एलिमेंटरी सिलेंडर लेते हैं, छोटा सा सिलेंडर लेते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए आप, मैंने क्या किया, ये जो सरफेस है ना, उसका सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे सिग्मा को सिग्मा ही माना। जैसे यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2, यहाँ पे सिग्मा ले लिया है ना, करेक्ट। और वहां पे एक छोटा सा एरिया लिया जिसको मैं क्या, ds में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसलिए वो जो छोटा सा सिलेंडर आपको दिख रहा है, तो इसमें जो चार्ज एनक्लोज होगा dq, सो dq विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ds, व्हिच इज द चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर। ठीक है नहीं, ठीक है। सो अगर इतना चार्ज एनक्लोज हो गया है तो आपको अभी फ्लक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। गॉस लॉ तो पूरी तरफ से फ्लक्स को लेके बनाया गया है। तो सोचिए, एक छोटा सा सिलेंडर है, उस पे भी 3 सरफेसेस है जो मिलके उसको एनक्लोज कर रहे हैं। कौन से 3 सरफेस, 2 ऐसा फ्लैट सरफेस और एक राउंडेड सरफेस, आपको अच्छे से दिखता होगा, है ना। तो ये एक फ्लैट सरफेस और सिमिलरली ये एक फ्लैट सरफेस, और ये जो है ना राउंडेड सरफेस है। समझ पा रहे हैं, राउंडेड सरफेस। तो कौन से सरफेस के लिए फ्लक्स 0 आएगा, सोच लीजिए। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का मतलब क्या है, गॉस लॉ के हिसाब से नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। वही तो लिखेंगे ना। और नेट फ्लक्स में बस एक ही सरफेस इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी दोनों सरफेस इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि एक तो अंदर जो है फील्ड 0 है, तो इनसाइड जो सरफेस दिख रहा है उसके लिए कभी फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज फील्ड ही नहीं है। फील्ड नहीं तो फील्ड लाइंस कहां से आएगा, है ना। इसलिए अंदर फील्ड भी नहीं है, अंदर फील्ड लाइंस भी नहीं है, तो फ्लक्स इसके लिए क्या आएगा, 0 आएगा। और कौन से सरफेस के लिए फ्लक्स 0 आएगा, सोचिए आप ही बताइए कौन सा सरफेस। यस, वो है राउंडेड सरफेस। राउंडेड सरफेस के लिए भी फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज फील्ड लाइंस उसको पैरेलल होके जा रहे हैं, फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, उसको काट नहीं रहे हैं। जो राउंडेड सरफेस है, आप समझिए, राउंडेड सरफेस को फील्ड लाइंस कट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो राउंडेड सरफेस के लिए फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। सिर्फ एक ही सरफेस है जिसके लिए फ्लक्स आएगा, और वो आउटर सरफेस है, उसके लिए फ्लक्स कितना आएगा, ये ds cos 0, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन सेम दिख रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू dq को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। ds कैंसिल, तो फील्ड
नियर आउटर सरफेस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान में रखिए। तो कोई भी मेटेलिक चार्ज, मेटेलिक सरफेस है ना, उसके आसपास जो फील्ड होता है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसका कई सारे एप्लीकेशन है, इसको आप ध्यान में रखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपकी ये समझ में आ गया है, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी एक सिचुएशन ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। कभी की इंपॉर्टेंट नोट है, ये एक लॉजिकल एनालिसिस है जो मैं अभी आगे लेने को जा रहा हूं, सो दैट इज लॉजिकल एनालिसिस। और ये लॉजिक आपको कई सारे प्रॉब्लम को डील करने में काम में आएगा, ठीक है। सो लॉजिक क्या है, सो ध्यान दीजिए। ये भी मेटेलिक बॉडी को लेके इसको ये लॉजिक को क्रिएट किया गया है। सो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट, इसको आप ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सिचुएशन कैसा है देखिए आप, मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले रहा हूं जिसमें हम एक स्पीयर ले रहे हैं। केयरफुल ध्यान दीजिए, इसको एक बड़ा करके एक स्पीयर बना दिया है ना। ओके, और ये एक मेटेलिक स्पीयर है। ये कैसा है, दिस इज अ मेटेलिक स्पीयर। ये एक मेटेलिक स्पीयर है और इसमें ये सॉलिड मेटेलिक स्पीयर है, सॉलिड मेटेलिक स्पीयर। और इसमें ना कुछ कैविटीज है, जैसे कि हम कम से कम 2 कैविटी ले सकते हैं। सपोज ये कैविटी है, एक कैविटी यहाँ पे और एक कैविटी यहाँ पे, 2, 3, 4 कितने भी कैविटी ले सकते हैं, ठीक है। और सिचुएशन ऐसा दिया है, इस कैविटी का सेंटर में एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव चार्ज, और इस कैविटी का सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज Q2 है। ओके, और ये सब क्या है, मीडियम, यहाँ पे मास है। मटेरियल्स यहाँ पे कैविटी में तो हमने मटेरियल को निकाल दिए हैं, इसको निकाल के बस इन्फिनिटी को ले लिए, इसको निकाल के बाहर फेंक दिए। सो वहां पे कोई मास नहीं है, ये मास है, पर यहां पे चार्ज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज मेटेलिक स्फीयर। मेटेलिक यहां पे मास है, पर यहां पे नेट चार्ज क्या है, 0 है, ये के न्यूट्रल मीडियम है, करेक्ट। कैविटी के सेंटर में ऐसा चार्ज आ गया है। तो सोचिए, अगर हम इस तरीके से इसको रखा जाए तो इसको हम कैसे डील करें, एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, चार्ज कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे, ये कैविटी में जो चार्जेस है ये मीडियम में क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे, सोचिए। तो इसमें मैं 2 केस लेने वाला हूं। सो ये केस 1 है। केस 1 बस ऐसा ही है जैसा आपको दिखाया गया। देखो बेटा, क्योंकि ये मेटालिक मीडियम है, सो मेटालिक मीडियम में, मेटालिक बॉडी में हमेशा नेट फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। जो मेटालिक मीडियम है वहां पे नेट फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। कई सारी चीजें आपको माइन्यूटली, माइक्रोस्कोपिकली ध्यान देना चाहिए। क्या सिचुएशन है देखिए आप, जैसे ये चार्ज प्लस Q1 है, और प्लस Q1 है, तो इसके सरफेस में कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। सो दिस चार्ज विल बी माइनस Q1। और ये चार्ज को मैंने यूनिफॉर्मली इंड्यूस किया, क्योंकि ये चार्ज उसके सेंटर में है, तो आपको यूनिफॉर्मली इंड्यूस करना है। अगर ये सेंटर में नहीं होता, सपोज इधर होता, उधर होता, तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो कैसे होता आप सोच लीजिए। सिमिलरली ये भी सेंटर में, तो यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये इसका सेंटर में, ये कैविटी के सेंटर में, करेक्ट। सो एक्चुअली ये जो मेटेलिक स्फीयर है ना, ये तो न्यूट्रल मेटल है ना, जो मेटेलिक स्फीयर है न्यूट्रल है। तो अगर यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस होगा, ये चार्ज कहां से आएंगे, कहां से ये चार्ज आएंगे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की वजह से आएंगे, इसको इंडक्शन बोला जाता है। आपको मैंने बताया था कि मेटालिक बॉडी में चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, और मेटालिक बॉडी में इक्वल चार्ज इंड्यूस होता है। जैसे कि अगर प्लस Q1 है, तो यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे प्लस Q2 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, बिकॉज ये मेटालिक बॉडी है, इक्वल चार्ज जो है इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से यहां पे चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि ये सारे बाहर से इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए, मतलब इस सरफेस पे आ गए, इसलिए बाहर कौन सा चार्ज आएगा, बाहर जो चार्ज आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। समझ पा रहे ना। तो यहां अगर नेगेटिव आया, उतना ही पॉजिटिव बाहर आएगा, बिकॉज आखिर में ये जो मेटालिक बॉडी है तो न्यूट्रल है ना। एक्चुअली मेटालिक बॉडी न्यूट्रल है, बस चार्ज हम बस कैविटी के सेंटर में लिए हैं। बात को समझिए, जो मेटालिक बॉडी है वो तो न्यूट्रल है, उस पर हम चार्ज नहीं लिए। ये सब सिचुएशन ने दिया है, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये था, न्यूट्रल मेटालिक बॉडी है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q1 है, इस कैविटी के सेंटर में चार्ज प्लस Q2 है, तो होगा क्या, इसको एनालाइज करना था।
इस एनालिसिस में ही बहुत सारे लॉजिक है जो कि आपको सीखना चाहिए। देखिए बाहर का चार्ज पॉजिटिव है, समझ में आया सभी को? यहाँ जितना नेगेटिव चार्ज होगा बाहर उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे इंड्यूस कितना हुआ -q1, यहाँ पे इंड्यूस कितना हुआ -q2, टोटल कितना इंड्यूस हुआ -q1 -q2। इसलिए बाहर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा दैट विल बी +q1 प्लस क्या q2, ये प्लस में आएगा। तो जितना ये सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ उतना ही बाहर का सरफेस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ध्यान दीजिए। और यहां पर आपको अगर फील्ड लाइंस के बारे में पूछा गया, आप फील्ड लाइंस पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक बात यहां पे क्लियर कर देता हूं कि कंसेप्ट ये है कि चार्ज इनसाइड कैविटी, कंसेप्ट क्या है सोचिए, चार्ज इनसाइड कैविटी एंड इंड्यूस चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कैविटी, जैसे कि Q1 है और यहाँ पे -Q1 क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। चार्ज इनसाइड कैविटी एंड इंड्यूस चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कैविटी, ये जो सिस्टम दिख रहा है ना, इसका बाहर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसके बाहर उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, जीरो होता है। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने शायद प्रीवियस क्लास में भी बताया था, इसको रिपीट कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि चार्ज है ना, चार्ज इनसाइड, क्या बोलना चाहता हूं मैं, चार्ज इनसाइड कैविटी थोड़ा गहरा कंसेप्ट है ना, थोड़ा डीप कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखो, है ना। सो कई बार ये सारे कंसेप्ट को ना अपने साथ में रखना जरूरी है, कंसेप्ट नहीं तो आप कैसे डील कर पाएंगे। थोड़ा गहराई से बात कर रहा हूं। सो चार्ज इनसाइड कैविटी एंड क्या बोला मैंने, एंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन कहां, सरफेस, एंड इंड्यूस चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कैविटी, कैविटी का सरफेस बता रहा हूं, हैज zero effect, has zero effect outside of cavity। इसको ना हमेशा ध्यान में रखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिए। Q1 प्लस Q2। सो दैट मीन्स जैसे कि आपको ये कैविटी दिख रहा है, इसके सेंटर में Q1 चार्ज है और इसके सरफेस में -Q1 चार्ज है, ये दोनों का जो कलेक्टिव इफेक्ट है, कंबाइन इफेक्ट है। सो चार्ज इनसाइड कैविटी एंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कैविटी हैज जीरो कंबाइन इफेक्ट आउटसाइड ऑफ कैविटी। तो इसका इफेक्ट, इसके बाहर कोई जीरो आएगा, और इन दोनों के इफेक्ट भी बाहर क्या आएगा, जीरो आएगा। इफेक्ट किस चीज के लिए, आप इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बता सकते हैं। ओके, सो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, सो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट, उसके बाहर क्या आएगा, जीरो आएगा। टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट, उसके बाहर क्या आएगा, जीरो आएगा। उसका आप ध्यान में रखिए। समझा मैं क्या बता रहा हूं? यस। सो क्योंकि इनका इफेक्ट जीरो आएगा, इसलिए मैंने देखो ना, बाहर जो चार्जेस है उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किया। देखिए बाहर का चार्ज के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किया। कैसे किया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्यों ना, इन दोनों का जो इफेक्ट है इसके बाहर कुछ नहीं है। आप एकदम अलग अलग सोचिए, इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स ये और ये क्या है, इंडिपेंडेंटली आपस में बिहेव करेंगे। बात को समझिए, इसका बाहर कोई लेना देना नहीं है, इसका बाहर कोई लेना देना नहीं है। सो दे आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आई मीन जैसे ये कैविटी वाला जो सिस्टम है, ये कैविटी वाला जो सिस्टम है, तो इनका बाहर जो चार्ज है, बाहर जो कुछ हो रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। सो ये इंडिपेंडेंट है और ये कैविटी वाला सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसे मैं बात कर रहा हूं, समझ पा रहे बेटा? इवन अगर मैं इस चार्ज को, अगर मैं ऐसे करूं, देखिए अगर इस चार्ज को मैं क्या करूं, सेंटर में ना लेके मैं थोड़ा बाजू में ले लूं, जैसे कि मैं थोड़ा साइड में ले लिया, देखो बेटा यहां ले लिया। अगर मैं ऐसे किया, जैसे कि चार्ज प्लस Q1 था ना, मैंने इसको यहां पे रखा, बताइए क्या होगा? अगर सेंटर जैसे Q2 सेंटर में, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Q1 सेंटर में नहीं है, Q1 ऐसे आ गया, तो आप क्या करेंगे इस केस में, क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर ये टुवर्ड्स थोड़ा इस सरफेस की तरफ चला गया ना, तो जिस सरफेस की तरफ गया वहां पे चार्ज का जो कंसेंट्रेशन है, चार्ज का जो डेंसिटी है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उसके आसपास। तो धीरे धीरे ओके, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, सो चार्ज का कंसेंट्रेशन
चार्ज का कंसेंट्रेशन है ना क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो सिचुएशन कुछ ऐसे हो गया। देखिए ये क्या है, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको। इवन ऐसे होने के बाद भी बाहर का जो चार्ज है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा। आप चार्ज को सेंटर में रखें या सेंटर में ना रखें उससे फर्क नहीं गिरता। ये पूरा सिस्टम का दैट मीन चार्ज इनसाइड कैविटी एंड इंड्यूस चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कैविटी, इंड्यूस चार्ज कितना है -q1 है, तो इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है उसके बाहर क्या आएगा, जीरो आएगा। दे विल बी इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू देमसेल्व्स। तो ऐसे होने के बाद भी मुझे बाहर का जो सरफेस है ना, ये क्या स्फेरिकल सरफेस है, यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या यूनिफॉर्म इरेस्पेक्टिव ऑफ इनसाइड अरेंजमेंट। इनसाइड अरेंजमेंट चेंज होने से भी इनसाइड का जो अरेंजमेंट है वो बदलने के बाद भी हमें बाहर का चार्ज को यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा, बिकॉज बाहर का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। सो ऐसे होगा। बस ये था एक बेसिक कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम यहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसका फील्ड लाइंस कैसा आएगा, आपको पूछ सकता है कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस। आप फील्ड लाइंस बना सकते हैं। आपको मालूम है कि मेटेलिक सरफेस ऑलवेज एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहाँ पे जितने भी सरफेसेस दिख रहे हैं वो मेटेलिक है ना। जो बड़ा सरफेस है वो भी क्या है, मेटेलिक है। जो छोटे छोटे सरफेस है कैविटी के वो भी क्या है, मेटेलिक है। उस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमेशा मेटेलिक सरफेस कैसा, इक्विपोटेंशियल जैसे काम करता है। और पोटेंशियल का मतलब क्या, जहां पे आप पोटेंशियल निकालते हैं आप सभी चार्ज के इफेक्ट को मिला के निकालते हैं। समझ पा रहे हैं? यस। बोलने का मतलब अगर मैं यहां पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको माइंड से निकालना नहीं चाहिए। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो मैं किस चार्ज का पोटेंशियल निकालूंगा, मुझे सभी सराउंडिंग चार्ज का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। सो अगर आपको यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेशन करना है तो आप बाहर का चार्ज का भी पोटेंशियल को कंसीडरेशन करेंगे। ये चार्ज का पोटेंशियल, ये चार्ज का पोटेंशियल, ये चार्ज का पोटेंशियल, सभी के पोटेंशियल का जो इफेक्टिव वैल्यू है वो यहां का पोटेंशियल माना जाएगा। सो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट वी हैव टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस। इसको कभी मत भूलो, ये कब से मैं बोलता आ रहा हूं, है ना। ठीक है। तो फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगा, आपको मालूम है। अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल जैसे बिहेव किया तो फील्ड लाइंस क्या करेगा, सरफेस को नॉर्मली इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। उस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए मैंने कैसे जो फील्ड लाइंस है उसको यूनिफॉर्मली ऐसा अरेंजमेंट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आपको मालूम पड़ गया ना कि जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्मली इंटरसेक्ट करना चाहिए। ऐसे लोगे तभी तो नॉर्मल होगा। तो आपने क्या दिखाया, फील्ड लाइंस को रेडियली आउटवर्ड दिखाया, स्ट्रेट लाइन दिखाया। फील्ड लाइंस को ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखाया गया ताकि वो नॉर्मली क्या करे, इंटरसेक्ट हो जाए। सिमिलरली इस कैविटी में फील्ड लाइंस कैसा आएगा, इस कैविटी में फील्ड लाइंस कैसा आएगा, ये देखिए नॉर्मली इंटरसेक्ट करने के लिए यहां का लाइंस जो है ना ये थोड़ा थोड़ा कर्व हो जाएंगे, यहां का लाइन स्ट्रेट नहीं होंगे। ये देखो बेटा कैसे लाइंस कर्व हो जा रहे हैं, तो ऐसे आपको कर्व लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। कर्व नहीं होगा तो फिर कैसे नॉर्मली इंटरसेक्ट करेगा, कर्व तो होना पड़ेगा ना। ठीक है। सो फील्ड लाइंस जो है ऐसे बिहेव करेंगे। सो दे विल इंटरसेक्ट द मेटेलिक सरफेस परपेंडिकुलरली, तभी तो क्या होगा, सरफेस विल एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ पा रहे हैं आप? यस। ध्यान दीजिए 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, वो उस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड को क्या है, प्रोपोर्शनल है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट है ना। चलिए अगर आप ये समझ में आ गया है तो हम आउटसाइड भी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आउटसाइड फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आउटसाइड चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 है, Q1 प्लस Q2 है। सो देखिए मैंने यहाँ पे 7 लाइंस लिया और यहाँ पे भी 7 लाइंस लिया। उसका मतलब क्या है, अगर मैं 7 लाइंस ले रहा हूँ इसका मतलब है चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, Q1 इक्वल टू Q2। वो डिपेंड करता है। अगर मैं नीचे 9 ले लिया ऊपर 7 ले लिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैं अगर यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 लिया तो 7 ले सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q2। आप सोच लीजिए। यस। तो अभी जो बाहर का फील्ड लाइन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बाहर का फील्ड लाइंस का कोई रिलेशन नहीं है अंदर के फील्ड लाइन से। आप समझे ना, बिकॉज अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। फील्ड कौन सा स्पेस में, फील्ड कैविटी के अंदर है।
फील्ड कहाँ कहाँ है? फील्ड इस कैविटी के अंदर है, फील्ड इस कैविटी के अंदर है और फील्ड बाहर भी है, बट कहाँ नहीं है? यस, जो मेटेलिक मीडियम दिख रहा है ना, यहां फील्ड नहीं है, ये सब जगह में फील्ड नहीं है। मेटेलिक मीडियम में हमेशा फील्ड क्या आएगा? जीरो आएगा। कौन सा फील्ड? कौन सा फील्ड? और एक बार पूछ रहा हूं, यस, नेट फील्ड। हमेशा उस बात को ध्यान में रखो, जब भी आप फील्ड निकालते हैं आपको सारे चार्ज का इफेक्ट लेना पड़ेगा। हाँ, यस। तो फील्ड कैविटी के अंदर है, इस कैविटी में है, मीडियम में है क्या? नहीं है। और बाहर है क्या? यस है। बाहर का फील्ड अंदर का फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसलिए हम बाहर का जो फील्ड लाइंस बनाएंगे तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए, समझ पा रहे हैं? इसको इंडिपेंडेंटली बनाना पड़ेगा। कैसे आप बनाते थे फील्ड लाइंस स्फीयर के लिए? वैसे ही बनाना पड़ेगा। 1 2 3 ऐसा, समझ पा रहे हो? इस तरीके से हम बना सकते हैं। सो दीज आर द आउटसाइड फील्ड लाइंस। ठीक है, सो लाइन काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 10, थोड़ा ऐसे ही रफली बना रहा हूं, 11 12 13 कुछ 14, करेक्ट। देखिए, सो बाहर का जो फील्ड लाइंस में ड्रॉ किया, अभी देखिए ये जो फील्ड लाइंस है, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो मैंने 14 लाइंस ड्रॉ किया, 14 लाइंस ड्रॉ किया और ये सारे लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया। ऑल लाइंस मस्ट बी इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए? ये सब एंगल 90 होना चाहिए। सारे एंगल क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये सब 90 डिग्री में होना चाहिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना? सब एंगल 90 होना चाहिए। तो ये जो है, ये इसका फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट है। देखिए अच्छे से। तो ये कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिए, ये आपको अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि ये स्पेस में फील्ड है, ये स्पेस में फील्ड है, बाहर का स्पेस में फील्ड है। जहां फील्ड है वहां फील्ड लाइंस है, जहां फील्ड नहीं है वहां फील्ड लाइंस नहीं है। मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाया क्या? नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ही नहीं है। मेटेलिक मीडियम है, मेटेलिक मीडियम है, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा? जीरो। ये सब जगह में फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। करेक्ट। तो होपफुली आपके ये डीप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से एनालाइज करना, सोचना, अगर डाउट्स अगर आया तो मुझे आप पूछते रहना। ठीक है, डाउट्स पूछना बहुत जरूरी है। करेक्ट। इसको रेडियली आउटवर्ड दिखाना पड़ेगा ऐसा, ये इंडिपेंडेंट है एकदम। चलिए कोई बात नहीं, इसका आगे हम इस कंसेप्ट को और भी आगे बढ़ाएंगे, और भी इसमें डीप कंसेप्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, है ना? ठीक है, सो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए तब तक। ओके बच्चे, समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी जो है मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देके आपको जो है सोचने को मजबूर कर दूंगा, है ना? ऐसा होमवर्क दूंगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, कैसा होमवर्क है? देखिए, इसी सिचुएशन को लेके मैं एक आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है ना? सोचना हो जरूर इसके बारे में। गलत हो गया चलेगा, सही हो गया तो भी चलेगा। ठीक है, सोचना बहुत ही जरूरी है। देखिए सिचुएशन कैसा है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। सो आज का जो होमवर्क है आपको लेके, वो थोड़ा एक तगड़ा होमवर्क दे रहा हूं। इसमें क्या है, आपको काफी कुछ सोचना पड़ेगा, फिर आप इसको पता कर पाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि जब भी आप फील्ड निकालते हैं तो आपको सभी चार्ज का इफेक्ट लेना है, सभी सराउंडिंग चार्ज का इफेक्ट लेके आपको फील्ड कैलकुलेशन करना है। उस बात को जरूर ध्यान में रखिए। देखिए होमवर्क कैसा है कि सिचुएशन वही है, दैट मीन्स ये एक स्फीयर है, ओके, और ये कौन सा स्फीयर है? ये एक मेटेलिक स्फीयर है जिसमें दो कैविटी है। एक कैविटी यहां है और एक कैविटी यहां है। इस तरीके से दो कैविटी दे दिया गया है। ठीक है, सो ये मेटेलिक मीडियम सॉलिड मेटेलिक मीडियम है, तो यहां पे तो कभी नेट फील्ड होता नहीं है, आप बार बार आपको बताया गया है ना। बट दिस इज मेटेलिक, इसको लिख लिया। इसके सेंटर में एक चार्ज है Q1 प्लस Q1, इसके सेंटर में एक चार्ज है प्लस Q2, ऐसा आपको दिया है। और ये न्यूट्रल मेटेलिक मीडियम है, इसके सरफेस में पहले से कोई चार्ज नहीं है। तो पर डिफरेंस ये है, डिफरेंस क्या है कि एक आउटसाइड चार्ज भी है। डिफरेंस क्या है, यहां पे एक आउटसाइड चार्ज है। आउटसाइड चार्ज क्या है कि जैसे कि बाहर ना और एक चार्ज ले लिया गया, लेट दिस बी प्लस Q, ये प्लस Q1 प्लस Q2, और आउटसाइड चार्ज क्या है? प्लस Q, ऐसे दिया है। तो ये भी सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया। दैट मींस सिस्टम में सब कुछ है, सिस्टम में Q1 भी है, Q2 भी है, और सिस्टम में प्लस Q भी है। उसका भी इफेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, फिर आप एनालिसिस कैसे करेंगे? अभी हमने जो एनालिसिस किया, इसको छोड़ के एनालिसिस किया, ये आने की वजह से एनालिसिस में क्या फर्क गिरेगा, ये आपको डिटरमाइन करना है।
कैसे सोचोगे? अब आप कैसे सोचोगे? ये आपको सोचना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे दिया, इसको लेके काफ़ी सारे काम आपको करना है, इसके बारे में सोचना है। इसको थोड़ा क्रिटिकली सोचना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, उससे फ़र्क क्या गिरेगा? पहला चीज़। दूसरा है, सेकंड पार्ट ये है कि अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रैंडमली एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, ठीक है? या आप सेंटर भी निकाल सकते हैं, सपोज सेंटर ही ले लेते हैं, ओके? सेंटर को ओ मान लेते हैं। तो सेंटर तक जो डिस्टेंस है ना, ये चार्ज का जो डिस्टेंस दिया है, ओके, ये चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से लेट दिस बी, इसको ए मान लेते हैं। ए जो है यहां से जो चार्ज रखा हुआ है वहां तक का डिस्टेंस, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, एनालाइज तो करना है आपको, फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, सब कुछ करना है ना? तो अभी क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एट पॉइंट ओ, जो कि स्फीयर का सेंटर है, वहां पे फील्ड डिटरमाइन करना है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन outer surface, due to induced charge on outer surface of metallic sphere. Okay, so this is the question for you. ये क्वेश्चन आपको एनालिसिस करना है। आप पहले इसको एनालाइज कीजिए, सोचिए और इसका आंसर निकाल के बताइए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इसको ध्यान में रखिए, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो ये जो आउटर सरफेस है, इस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा, आप समझ पा रहे हैं ना? इस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसका फील्ड फाइंड आउट करना है। कहां पे? सेंटर पे। उसका फील्ड क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप समझिए। सो ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है और बाकी आपको ये सब करना है, फील्ड लाइंस वगैरह ये सब चीजें आपको ड्रॉ करना है। फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए, वो सारे काम कीजिए। हाँ, सो ये होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को। फिर मैं आपको और एक होमवर्क देता हूं, ओके? सो अगला जो होमवर्क है वो भी देख लीजिए आप। सो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपको होमवर्क फॉर्म में दे देता हूं। क्वेश्चन ये है, ये भी आप सॉल्व कर लीजिए। यहां पे एक मेटेलिक स्फीयर दिया है, देखिए मेटेलिक स्फीयर का सेंटर से एक चार्ज Q1 है और मेटेलिक स्फीयर के सरफेस में चार्ज क्या है? Q है। सो Q इज चार्ज ऑन मेटेलिक स्फीयर। ये चार्ज जो है मेटेलिक स्फीयर पे है। बाहर चार्ज क्या है? Q1 है। सेंटर O है, हम और एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि O1 है और O1 से इसका डिस्टेंस क्या दिया है? R1 है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में आपको प्लस Q दिया है, सरफेस का चार्ज Q1 दिया है, आउटसाइड चार्ज R दिया है, ये डिस्टेंस R1 दिया है, ये डिस्टेंस, और स्फीयर का रेडियस क्या? R दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिटरमाइन पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे? एट पॉइंट O1। दैट मीन्स इस पॉइंट पे आपको डिटरमाइन करना है O1 ड्यू टू चार्ज ऑन surface, charge on surface of metallic sphere। मेटेलिक स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? Q चार्ज है ना, तो उसका पोटेंशियल निकालना है। जो मेटेलिक स्फीयर में जो चार्ज है प्लस Q, उसका पोटेंशियल निकालना है, और कहां पे? O1 पॉइंट पे। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस पे भी अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा वाइजली दिमाग लगाना पड़ता है। क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए ना, उस क्वेश्चन के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और सारे कंसेप्ट को लिंक करके सोचिए आप। आपका बैकअप जो है प्रॉपर कंसेप्ट होना चाहिए, रियल कंसेप्ट होना चाहिए, ट्रू फिजिक्स आपका बैकअप होना चाहिए। उसको बैकअप लेते हुए फिर आप सोचिए, फिर आपका देखेंगे सॉल्व हो जाएगा। बैकअप क्या है सोच लीजिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या बैकअप है, थोड़ा हिंट दो। यस, बैकअप थोड़ा सा हिंट देता हूं कि मेटेलिक बॉडी जो है ना, मेटेलिक बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। फील्ड जीरो तो पोटेंशियल क्या होगा आप समझ सकते हैं। चलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके मुझे भेज दीजिए। चलिए आज के क्लास में काफ़ी अच्छे से
कई सारी चीज़ें हमने डिस्कशन किया। आपको ब्रीफली मैंने हर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके? सभी चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। अब इसको अच्छे से लर्न कीजिए, नोट कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? और जो डाउट्स आ रहे हैं उसको मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है? सो अभी नेक्स्ट क्लास में फिर हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस लेंगे, जैसे कि आपको बताया था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट क्लास भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से लर्न करते रहिए, ओके? सो थैंक यू, बाय बाय।